हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कोरिलेशन पे है, जहां हम लोग कोरिलेशन में सेट बी पे डिस्कशन करने वाले हैं। सेट ए की क्लास अभी तक अगर आपने नहीं कवर की है तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने सीए फाउंडेशन के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, जहां अब तक सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स एज वेल एज एमसीक्यूज हमने अपलोड किए हैं, सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलो फिर हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग सेट बी के सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेट बी में हम लोग वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं जो कोरिलेशन से रिलेटेड है। रिग्रेशन का जैसे ही मेरा चैप्टर ओवर हो जाएगा तो रिग्रेशन के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवा देंगे। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोवेरियंस वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई गिवन है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने सेशन में। सिंपली हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फॉर्मूला, आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस एक्स वेरियंस वाई, और दोनों की ही वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कोवेरियंस एक्स वाई क्वेश्चन में दिया है 40, वेरियंस एक्स दिया है 16 एंड वेरियंस वाई दिया है 256। सबसे पहले हम लोग इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 40 डिवाइडेड बाय 64, एंड जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.6154, और हमने राउंड ऑफ क्यों किया है, क्योंकि जनरली हम लोग 4 डिजिट्स ही कंसिडर करते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, 0.625। नेक्स्ट, if covariance xy is given 15, what restrictions should be put for the standard deviations of x and y। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएंस की बात नहीं किया, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की। तो सिंपली हमें पता है कि हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा कोवेरियंस एक्स वाई एंड डिनोमिनेटर में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, +1। और ये पॉइंट हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज के टाइम बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है -1 टू +1, और इसके बीच भी वैल्यू आ सकती है और एग्जैक्ट -1 +1 भी आ सकती है। तो सिंपली हमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसको सॉल्व करने पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू आई तो कितनी आई, +1, बट उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ आर एक्स वाई की वैल्यू 1.25, या हम कह सकते हैं मोर देन 1 नहीं आ सकती। तो न्यूमरेटर हमारे पास 15 है, तो बट ऑब्वियस डिनोमिनेटर हमें क्या करना होगा, मोर देन 15 ही रखना होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 15 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, और अगर मोर देन 15, लेट्स से हम रख रहे हैं 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.50। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम न्यूमरेटर वैल्यू से, दैट इज मोर देन 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। एज पर गिवन ऑप्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, और हम डिनोमिनेटर में किसकी बात करें, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। थर्ड पॉइंट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15। अगर मान लो न्यूमरेटर 15 है और डिनोमिनेटर लेस देन 15 है, लेट्स से 10 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। और क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू मोर देन 1 आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन दिया है, द सम ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15। क्या हम डिनोमिनेटर में यहाँ बात कर रहे हैं सम की, नहीं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट आंसर है। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, कि अगर डिनोमिनेटर मोर देन 15 होगा तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, if the covariance between two variables is 20 and the variance of the one variable is 16, what would be the variance of the other variable। अगेन देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y की बात कर रहा है। लेट्स से ये मेरे पास वेरिएंस ऑफ x दिया है, तो वेरिएंस ऑफ y मेरे पास नहीं दिया है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पे की जगह एटलीस्ट कितनी वैल्यू रखें कि इसको सॉल्व करने पे कोई भी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना हो रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सिंपली यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, 20,
एंड जितनी वैल्यू न्यूमरेटर में है उतनी ही डिनोमिनेटर में भी हो तो चलेगा। तो एज पर गिवन ऑप्शन देखो दिया हुआ है कि अगर हम वेरिएंस ऑफ y 25 रख दे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना रख रहे हैं 5, तब तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, मोर देन 10, क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मोर देन 10 रख सकते हैं? तो नो डाउट यहाँ मोर देन 10 अगर वैल्यू हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से ये 11 है तो 20 डिवाइडेड बाय 44, उस केस में भी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 ही आएगी। बट फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ बताया है कि हम ये मोर देन इक्वल टू 25 रखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी हो सकती है, मोर देन इक्वल टू 5, तो 5 या 5 से ज़्यादा। तो 5 भी अगर एग्जैक्टली रखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना आएगा 20, दैट इज वैल्यू आएगी 1, और अगर मोर देन 5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 से कम। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही करेक्ट आंसर है, बट एक होता है ना एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि जो हमारा वेरिएंस है y का वो मोर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 25। और ये सिंपली आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू सेट कर लोगे। नेक्स्ट, if y is equal to a plus bx then what is the coefficient of correlation between x and y? अगर हम कह रहे हैं y is equal to a plus bx है, बेसिकली लाइन इक्वेशन है, तो b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में r की वैल्यू क्या आएगी +1, और लेस देन 0 है तो r की वैल्यू क्या आएगी -1। सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे b की वैल्यू पे, दैट इज स्केल की वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन ना तो ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना ही स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल की साइन से अफेक्ट होता है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज +1 और -1 अकॉर्डिंग एज b इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर b इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, अगर b ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा, b लेस देन 0 है तो -1 आएगा। नेक्स्ट, if r is equal to 0.6 then the coefficient of non determination is, अब r किसको डिनोट करता है, coefficient of correlation को, एंड r स्क्वायर किसको डिनोट करता है, coefficient of determination। ये तो हमने अपनी क्लास में बताया है सिंपली। अब coefficient of non determination की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। वैसे अभी हमने coefficient of non determination पे डिस्कशन नहीं किया है, ये टॉपिक जब हम रिग्रेशन डिस्कस करेंगे तब हम एक्सप्लेन वेरिएंस एंड अनएक्सप्लेन वेरिएंस करके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। बट क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताया तो उसकी हेल्प से बता दें कि कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर एंड सिंपली 1 माइनस 0.36, दैट इज 0.64 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन है डी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, if u plus 5x is equal to 6 and 3y minus 7v is equal to 20 and the correlation coefficient between x and y is 0.58, rxy हमारे पास given है 0.58, then what would be the correlation coefficient between u and v? ये टॉपिक भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ देखो सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से ये फॉर्मूला बनेगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। अब क्योंकि सिंपली पहले ही हमने बताया है कि अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तो ना तो ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना तो स्केल से अफेक्ट होता है, एंड जो वैल्यू हमारी आर एक्स वाई की आई है वही आर यू वी की भी होगी। तो अगर आर एक्स वाई की वैल्यू 0.58 है तो आर यू वी की वैल्यू कितनी होगी 0.58, बट क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर अफेक्ट होता है स्केल के साइन से, इसीलिए हमें ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ये बी भी हमारा स्केल है और डी भी स्केल है और इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -5x प्लस 6, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो -5x डिवाइडेड बाई -5। ऐसा क्यों किया, ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमें x क्या चाहिए, सिंगल चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए। प्लस 6 डिवाइडेड बाई -5 होल डिवाइडेड बाई -1/5 लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस माइनस कट गया, 5 कट गया, ये हो जाएगा x -6/5 एंड डिनोमिनेटर में बचा -1/5। तो क्या हमें न्यूमरेटर से मतलब है, नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1/5।
अब ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी की वैल्यू, ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 7y प्लस 20 और v इज इक्वल टू 7y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3. v इज इक्वल टू 7y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 कट गया. v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 20 बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 3 बाई 7 और 3 बाई 7 मेरा क्या है d. क्लियर. तो b हो गया -1/5 और d कितना आ गया 3/7. अब सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि था rxy जो कि गिवन है 0.58 इज इक्वल टू था b मल्टीप्लाई बाई d दैट इज -1/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 होल डिवाइडेड बाय मॉड -1/5 मल्टीप्लाई बाय मॉड 3/7. और क्या हमारे पास क्वेश्चन में आर यू वी दिया है? नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है. अब जब ये मॉड ओपन होगा तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये हो गया 0.58 इज इक्वल टू -1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 होल डिवाइडेड बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय आर यू वी. ये कट गया बट ऊपर क्या वैल्यू बची -1. तो आर यू वी इज इक्वल टू क्या होगा -0.58 क्योंकि ये -1 कहाँ आ जाएगा इधर. तो -0.58 हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी. और ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारे पास वैल्यू आर एक्स वाई की दी है वही आर यू वी की होगी, बट हमें क्या कंसिडर करना होता है, साइन. क्लियर. और अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट सेशन देखा है ना तो आपको इसमें से किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. If the relation between x and u is given and the correlation coefficient between x and y is -0.6, then what is the correlation coefficient between u and v? ये u and v है, y नहीं v है. अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास आर एक्स वाई की वैल्यू -0.6 दी है मतलब आर यू वी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.6 आएगी, बट प्लस आएगी कि माइनस वो अभी हम चेक करते हैं. हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन नहीं दिया है जिसमें v एंड y को कनेक्ट करता है. इसका मतलब सिंपली यही है कि हमें एक ही इक्वेशन की हेल्प से ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में. यहाँ देखो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू -3x -7, u इज इक्वल टू -3 -7 डिवाइडेड बाय 4. और फर्दर हम चेक करें तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू x प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय -4/3. ये सॉल्व करना होपफुली सबको आ गया होगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बताए हैं. अब देखो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई, माइनस में आई. तो अगर b की वैल्यू माइनस में है तो सिंपली जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई डी होल डिवाइडेड बाई मॉड डी आर यू वी. हम ये मानते हैं क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम ये मानते हैं कि d की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. एंड हमें b की वैल्यू की हेल्प से ही कैलकुलेशन करना है. अब क्योंकि इसकी वैल्यू अगर माइनस में दी है, यहाँ मॉड ओपन होने में ये प्लस पे हो जाएगा. तो जो भी वैल्यू आर एक्स वाई की दी है -0.6 इज इक्वल टू होगा -1 मल्टीप्लाई बाय आर यू वी. और माइनस माइनस कट जाएगा तो आर यू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. होपफुली क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा. अगर स्टिल इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देंगे. बट अगर आपने कॉन्सेप्ट सेशन देखा है ना तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक्स और वाई की वैल्यू दी है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93. मतलब आर एक्स वाई कितना है, 0.93. व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी एज गिवन बिलो. तो आर यू वी पूछा है. अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इस गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आर यू वी कैलकुलेट कर लेंगे. एंड सिंपली हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कार्ल पियर्सन का हमने सारा फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस किया है. अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में यू एंड वी की वैल्यू दी है और सिंपली हमने कार्ल पियर्सन का ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड किया हुआ है. तो सेकंड या थर्ड में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी. यू वी का टोटल, यू का टोटल, वी का टोटल तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, यू स्क्वायर का टोटल एंड वी स्क्वायर का टोटल. यू वी को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12 4 0 0 4. यू स्क्वायर निकाल लेते हैं 9 2 2 4 0 1 4.
v का स्क्वायर निकाल लेते हैं 164104। सबका टोटल कैलकुलेट कर लो, सिर्फ हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना होगा। यह आएगा -4, यह आएगा -5, ये 20, देन 18, 25। फॉर्मूला होपफुली सबको याद होगा। आर एक्स वाई इज इक्वल टू, हम फिर भी फॉर्मूला बोलते जा रहे हैं, समेशन यू वी जिसकी वैल्यू आई है 20 माइनस समेशन यू जिसकी वैल्यू आई है -4 समेशन वी जिसकी वैल्यू आई है -5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन यू का स्क्वायर दैट इज 18 माइनस समेशन यू के होल स्क्वायर 16 क्योंकि -4 दिया है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय समेशन वी स्क्वायर जिसकी वैल्यू गिवन है 25 माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने पे आएगा 16 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 17.2046 एंड फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 0.92998। तो इसको हम 0.93 भी बोल सकते हैं और ये आंसर किस में आ रहा है प्लस में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा बी 0.93। क्लियर। वैसे भी हमने इन सारे टॉपिक्स पे इतनी प्रैक्टिस कराई है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सेशन देखा होगा तो आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा ही नहीं। और कार्ल पियर्सन के तो हर एक फॉर्मूले के लिए हमने अलग सेशन ही अपलोड किया है। क्वेश्चन 9 आप होमवर्क रख लो और क्वेश्चन 9 को ना फॉर्मूले नंबर 6 या 7 से ही सॉल्व करना। देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स गिवन बाय 2 जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट्स, n कितना है 8 एंड 21 क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक नहीं, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक मतलब समेशन डी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर गिवन है 21 डिवाइडेड बाय n गिवन है 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 1। पहले ये पोर्शन हमेशा सॉल्व करना, ये आएगा 1 माइनस 0.25 और फर्दर इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0.75। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी 0.75। नेक्स्ट, if the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of a student is 0.6, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर एक्स वाई दिया है एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स इज 66, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना गिवन है 66। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, लिखा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक मतलब रैंक का डिफरेंस निकाला, उसका सम किया, देन उसका स्क्वायर किया। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है n, तो r की वैल्यू दी है 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर गिवन है 66 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.4 इज इक्वल टू माइनस 396 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। माइनस माइनस कट गया। अब देखो क्वेश्चन लेंदी ना हो, अब क्योंकि अगर आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया ना n के ब्रैकेट को तो उस केस में फिर कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो मेरा ये सजेशन होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में जो वैल्यूज़ दी हैं वो यहाँ पुट करके देख लो, जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको n की जगह रखने पे हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी कितना आएगा 0.4। क्लियर। तो मेरे पास गिवन ऑप्शन में 10 है, 9 है, 8 है, 11 है। हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, 10 से। ये वैल्यू थी 0.4 इज इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाय, लेट्स से n की वैल्यू है 10 तो 10 स्क्वायर माइनस 1 और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 990 एंड फर्दर इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी 0.45। दैट इज हमारा करेक्ट आंसर n का कितना होगा 10। दैट इज 11 का आंसर होगा A 10। और क्योंकि ये सिंपल तरीका होता है, अदरवाइज आपको बहुत लेंदी प्रोसेस अपनाना होगा एंड क्योंकि एमसीक्यूज है, एग्जाम में आपको स्टेप टू स्टेप मेंशन नहीं करना है, तो आप सिंपली यही पैटर्न अप्लाई करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, while computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, the difference in rank for a year was taken 3 instead of
4। देखो मिस्टेक क्या किया कि जो हमें डिफरेंस इन रैंक लेना होता है, डी जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके सम से तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम डी का स्क्वायर निकालते हैं और फिर उसका समेशन करते हैं। अब एक वैल्यू जो कि होनी चाहिए थी 4, हमने उसकी जगह गलती से क्या ले लिया 3, तो उस केस में हमारा डी स्क्वायर भी गलत आ रहा होगा। What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4? मतलब जब हमने गलत कैलकुलेशन किया था, 4 की जगह वैल्यू ली थी 3, तब हमारा आंसर कितना आ रहा था 0.4। अब हमें करेक्ट आंसर निकालना है आर का। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली एन कितना दिया है 6, आर कितना दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट आर है 0.4, एंड हमने जो इनकरेक्ट वैल्यू ली थी वो कितनी थी 3, और करेक्ट वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी 4। तो अब सिंपली मेरा पॉइंट समझना कि हमें डी का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मतलब हमें समेशन ऑफ डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि विद द हेल्प ऑफ एन एंड आर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे समेशन डी स्क्वायर। आर गिवन है 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 1, तो 35 हो जाएगा। और आप 1 को इधर ले आओ, आ जाएगा माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 210। माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर, और हम कह सकते हैं कि समेशन डी स्क्वायर मेरा कितना आ गया 21। क्लियर? बट क्या ये करेक्ट समेशन डी स्क्वायर है? नहीं, ये इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर है जो कि हमने इनकरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हेल्प से कैलकुलेट किया है। नाउ जब हमारे पास समेशन डी स्क्वायर आ गया इनकरेक्ट 21, तो क्या हम करेक्ट कर सकते हैं इसको? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें इनकरेक्ट वैल्यू उसको क्या करेंगे माइनस, और जो करेक्ट वैल्यू है उसको क्या करेंगे ऐड। सिंपली क्या बोला था कि 4 की जगह हमने वैल्यू ले ली थी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस कर दो और 4 के स्क्वायर को ऐड कर दो, तो 21 माइनस 9 प्लस 16, यह आ जाएगा 28। अब अगर करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आ गया तो क्या हम करेक्ट आर कैलकुलेट कर सकते हैं? आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर जो कि है 28, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 6 ही है। क्लियर? क्योंकि एक इनकरेक्ट था तो एक करेक्ट भी तो था। 1 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 210। अब सबसे पहले आप ये पोर्शन सॉल्व करना, फिर 1 से माइनस कर देना, यह आ जाएगा 0.8, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.2। तो आर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.2। गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर है बी 0.2। होपफुली क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4। ये क्या दिया है? सी दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, और एन कितना दिया है 10 दिया है। तो सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन करना है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2c इज 4 माइनस, अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 10, और हम हमेशा कितना लेते हैं n, 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो ये हो जाएगा 9 होल डिवाइडेड बाय 9। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -1 डिवाइडेड बाय 9, एंड हम सबको पता है कि अंडर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो अंडर रूट सॉल्व करने के लिए हम अंडर रूट में भी माइनस का साइन लगाएंगे और बाहर भी माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये जाएगा माइनस अंडर रूट 1/9, और हम कह सकते हैं -1/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर का -1/3। दैट इज हमारे पास आर सी कितना आ गया डी -1/3। Next, the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation, p pairs of observation that is number of observation नहीं दिया है, was found to be 1 divided by under root 3. RC दिया है. If the number of concurrent deviation was found to be 6, C given है 6, then the value of p is. अब क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी है वो रखो, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2c, c कितना है 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 36 माइनस 3n, और 4n इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9 आएगा। अब क्या हमसे क्वेश्चन में ये वाला n पूछा था? नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है। अब p इज इक्वल टू क्या होता है? n+1, और हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया था कि कैपिटल N दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकालते हैं? n+1, तो ये हो जाएगा 9+1, और हम कह सकते हैं 10, तो करेक्ट आंसर होगा A 10। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो x और y की वैल्यू दी है। एग्जाम में ना इस पैटर्न पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर MCQs में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इसलिए हमने बताया था कि सातों फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो भी वैल्यूज़ होंगी ना वो क्वेश्चन में दी होंगी, तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो। ये आप किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, सेकंड फॉर्मूले से, थर्ड फॉर्मूले से, सिक्स फॉर्मूले से और सेवन्थ फॉर्मूले से। तो किसी भी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेना, और इसका डिटेल आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर? अब आगे जितने भी क्वेश्चंस दिए ना सब रिग्रेशन के दिए हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 24 सब रिग्रेशन दिया है। तो रिग्रेशन अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। एंड सेट सी की बात करें तो हम अब भी बता रहे हैं कि सेट सी हमने किसी भी चैप्टर का नहीं कराया है, एंड सेट सी प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आ ही नहीं सकते। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझाए हैं। स्टिल अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक देखेंगे रिलेटेड टू कोरिलेशन। आफ्टर दैट हमारा जो भी चैप्टर बचा है रिलेटेड टू CA फाउंडेशन, जैसे रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड टाइम सीरीज़ है, इन पे भी हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको हमारा आज का लेक्चर यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।